अरब से आने वाले 17 साल के एक नौजवान ने कैसे भारत के सबसे बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका। आखिर उसमें ये शक्ति आई कहां से कि वो भारत में इस्लामी सभ्यता का संस्थापक बन गया। हिंदुस्तान, जिसे मानव सभ्यता की जननी कहा जाता है, जहां दुनिया के पहले इंसान आदम ने अपना कदम रखा, जहां मुसलमानों ने हजारों साल हुकूमत की, ये कहानी है मुसलमानों द्वारा उसी हिंदुस्तान फतेह की। ये कहानी है मशहूर विजेता मोहम्मद बिन कासिम की। यूं तो भारत और अरब के ताल्लुकात हजारों साल पुराने हैं, लेकिन भारत में आने वाले पहले मुसलमान वो कारोबारी थे जो अरब से व्यापार करने भारत आते थे। मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले मुसलमान भारत में दाखिल हो चुके थे। हिजरत के 15वें साल भारत में 3 सहाबी आए, जिन्होंने बॉम्बे थाना और भरूच में इस्लाम को फैलाने का काम किया, और फिर उसके बाद लगातार 28 सहाबा इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में तशरीफ लाते रहे। मोहम्मद बिन कासिम ने जिस वक्त हमला किया, उस वक्त भारत के 3 बड़े शहरों सिंध, गुजरात और मुंबई में मुसलमानों की बस्तियां मौजूद थी। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमला करने का कारण यही मुसलमान थे जिनकी इज्जत पर राजा दाहिर ने हाथ डाल दिया था। सिंध के अलावा मुसलमानों ने गुजरात में भी अपनी बस्तियां बसा रखी थी। मुसलमान गुजरात में उस वक्त आए जब मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी, यानी 624 ईस्वी से पहले ही इस्लाम पूरी तरह भारत में दाखिल हो चुका था। गुजरात के भरूच में आज भी एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। इतिहासकारों की माने तो इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही भारत में दाखिल हो चुका था। भारत के कुछ राजाओं ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे भी भेजे, जिनमें एक नाम केरल के राजा चेरामन का आता है, जो खुद केरल से सफर करके मक्का गया और वहां पर इस्लाम कबूल कर लिया। उसने भारत में एक मस्जिद भी बनवाई जिसे आज चेरामन पेरूमल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हजरत उमर की दौरे हुकूमत में भी उस्मान सकफी ने थाना और भड़ोच इलाके में अपनी सेनाएं भेजी। उसका भाई मुगैरा देबल की खाड़ी में इस्लाम का परचम लहराने में कामयाब रहा। इस जंगी मुठभेड़ के बाद भारत के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और देबल के इलाकों में ही इस्लाम की तबलीग का काम करने लगे। देबल एक प्राचीन बंदरगाह थी जिसका ठिकाना मौजूदा कराची शहर हुआ करता था। अक्सर अरबों के काफिले देबल में ठहरा करते थे। समंदर में सफर करने वाले नाविकों का ये एकमात्र ठिकाना थी, लेकिन यहाँ एक खतरा था, और वो खतरा था देबल में अपना ठिकाना बनाए समुद्री लुटेरों का। ये लुटेरे अक्सर मुसलमानों के काफिलों को लूटा करते थे। 711 ईस्वी में एक बार डाकुओं ने मुस्लिम हाजियों के काफिलों को लूटने के बाद उन्हें बंदी बना लिया। उस काफिले में कई औरतें और बच्चियां शामिल थी। उसमें एक औरत या हज्जाज चिल्ला रही थी। लोगों को तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये खबर इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंच गई। मामला एक मुसलमान औरत की इज्जत का था और वो पुकार भी रही थी फारस के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, लेकिन इतना मुसलमान था कि किसी मुसलमान औरत की आबरूरेजी पर खामोश नहीं रह सकता था। लश्कर तैयार हुआ, तलवारें समेट ली गईं, घोड़ों के जीने बांधे जाने लगे, और ये सब हो रहा था एक मुसलमान औरत की इज्जत को महफूज करने के लिए। हज्जाज बिन यूसुफ ने तुरंत सिंध पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया और उसकी बागडोर उस कमांडर को दी जिसके आगे हिमालय भी कांपता नजर आया। सन 711 ईस्वी में एक लश्कर सिंध की तरफ आता दिखाई दिया, जिसकी बागडोर एक 17 साला नौजवान के हाथों में थी। एक हाथ में इस्लामी परचम और दूसरे हाथ में तलवार थामे ये लश्कर किसी आंधी की तरह सिंध की सरहदों में दाखिल हो गया। इस मशहूर जनरल का नाम था मोहम्मद बिन कासिम सकफी। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था। उसे खुद हज्जाज ने हिंदुस्तान फतेह करने के लिए सिंध भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले उस देबल शहर को फतह किया जहां पर मुसलमानों की इज्जत पर हाथ डाला गया था। उसने सारे हाजियों को आजाद करवाया, लूटा हुआ माल वापस लिया और पूरे शहर को लुटेरों से पाक कर दिया। देबल की जीत भारत में मुसलमानों की हुकूमत की तरफ बढ़ा पहला कदम थी। इस जंग ने सिंध पर मुसलमानों की हुकूमत के दरवाजे खोल दिए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मोहम्मद बिन कासिम का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि सिंध का राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका था।
देबेल को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने एक ऐसी हुकूमत कायम की जिसमें अमन और इंसाफ ही सब कुछ था। वो अपनी फौजी दस्ते के साथ बैठकर खाना खाता और किसी चट्टान पर यूं ही सो जाता। भारत के वैश्य और शूद्रों के लिए ये हैरानी की बात थी कि कोई जनरल और किसी सेना का कमांडर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें तो किसी ऊंची जात के इंसानों के पास बैठने और उसके पास से गुजरने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसी बराबरी और समानता की बातें उन्होंने कभी सुनी भी ना थी। एक कमांडर अपने सैनिकों के साथ बैठकर खाना खाए और पत्थरों पर सो जाए, ये उनके सोच से परे था। मोहम्मद बिन कासिम और उसके सिपाहियों के इस आचरण से वहां के लोग बड़े प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम का उस वक्त के हिंदुओं ने हर तरह से साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को कश्तियां दी, बल्कि ठाकुरों और जाटों ने बहुत से सैनिक दिए जो अब मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से राजा दाहिर के खिलाफ लड़ने जा रहे थे। सिंध की फतेह के दौरान ही जाटों की एक बड़ी संख्या मुसलमान बन गई। यही वजह है कि आज भारत और पाकिस्तान में बड़ी संख्या में मुस्लिम जाट पाए जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने इन सैनिकों की मदद से सबसे पहले ब्राह्मणाबाद को फतेह किया। ये शहर उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शहर माना जाता था। ब्राह्मणाबाद का किला ब्राह्मणों के लिए बड़ा अहम था। इस किले की फतेह के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम पूरे सिंध का सुल्तान बन गया। मोहम्मद बिन कासिम की इस जीत ने इतिहास का रुख बदल दिया। इस जीत के साथ ही सिंध उमैया सल्तनत का हिस्सा बन गया। ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम से गुजारिश की कि वो इस किले को वापस ब्राह्मणों को सौंप दें। इसके बदले में ब्राह्मण हमेशा उसके वफादार रहेंगे। जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ये किला वापस ब्राह्मणों के हवाले कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को ब्राह्मणों से काफी लगाव था। वो उनके इल्म से इतना मुतासिर हुआ कि सभी बड़े ओहदों पर ब्राह्मणों को तैनात कर दिया। ब्राह्मणों को हर तरह के धार्मिक आयोजन करने की आजादी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान किया कि भारत में हिंदुओं के मंदिरों से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये ठीक वैसे ही रहेंगी जैसे शाम और इराक में यहूदियों और ईसाइयों की इबादतगाहें महफूज हैं। इतिहासकार लिखते हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद और मिनहल को फतेह कर लिया तो वहाँ के दबे कुचले समाज के लोगों ने जश्न मनाया, क्योंकि वो सदियों बाद आजादी की सांस ले रहे थे। जब मोहम्मद बिन कासिम वापस दमिश्क जाने लगा तो सिंध के लोग रो रहे थे। आखिर उसकी वजह क्या थी? लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आया कहां से था, वो कहां पैदा हुआ और उसे मौत कैसे आई। मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में तायफ के शकफी कबीले में पैदा हुआ। बचपन में ही उसके पिता कासिम इस दुनिया से चल बसे। माँ ने परवरिश की और जब थोड़ा संभलने वाला हुआ तो चचा उसे लेकर दमिश्क चले गए। मोहम्मद बिन कासिम ने 15 साल की उम्र में ही आधी दुनिया टहल ली थी। उसके चचा हजाज बिन यूसुफ खिलाफते उमैया के सबसे करीबी इंसान थे। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम में फैसला लेने की जबरदस्त सलाहियत थी और यही वजह है कि वो मात्र 15 साल की उम्र में फारस का गवर्नर बन गया। फारस का गवर्नर बनने के बाद उसने ईरान और इराक के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी सेवाएं दी और फिर 711 ईस्वी में जब भारत में मुस्लिम हाजियों के काफिलों को लूटा गया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने 6000 सैनिक देकर उसे भारत रवाना कर दिया। भारत में मोहम्मद बिन कासिम का कदम पड़ते ही एक नए युग की शुरुआत हो गई। उसने इस्लामी हुकूमत के उस बीज की बुनियाद रखी जिस पर चलकर आगे मुसलमानों ने 1000 सालों तक हुकूमत की। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सका। आखिर उसकी मौत की वजह क्या थी, या फिर उसे किसी ने कत्ल कर दिया था? इन सब के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। भारत में इस्लाम सीरीज के अगले एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत के मुसलमानों के साथ कैसा जुल्म हुआ। मोहम्मद बिन कासिम किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलन, लेकिन आपके लिए क्या है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।